Morning everyone. Now again I am here for to you गोकुल दास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है और हिंदी विषय के साथ फिर से आपके टीचर आपके समक्ष हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपना त्यौहार अच्छे से मनाकर अब वापस से अपनी पढ़ाई की तरफ आ गए होंगे और हमने अपनी पिछली कक्षा जहाँ समाप्त की थी अब हम अपना अगला वाला पार्ट भी उसी पुस्तक से आरंभ करने वाले हैं बेटा। इसके पहले हमने अपने पार्ट में जो है एक शहर जो था आपने पढ़ा था लोथल, उसकी यात्रा की थी और लोथल के द्वारा हमने बीते ज़माने की सैर की थी। अब हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 चतुर तेनाली, सभी लोगों ने तेनाली नाम का नाम सुना है ना, और आपकी टीवी पे तो शायद उसके लिए सीरियल भी आता है तेनाली रामा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस पाठ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। पाठ 4 को पढ़ने के लिए आपको अपनी पुस्तक की आवश्यकता अवश्य होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका जो पाठ 4 है ना वो एक चित्र कथा है। क्या है? चित्र कथा, यानी कि एक ऐसी कहानी जो चित्रों के माध्यम से आपको दी गई है ना। और इसमें आपको जो तेनाली रामा था, एक बहुत समय पहले एक विद्वान व्यक्ति हुआ था, राजा कृष्णदेव राय जो थे, उनके दरबार में बाकायदा उसको मंत्री पद दिया गया था। और तेनाली राम जो था वो भी बीरबल की तरह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था बेटा, है ना। मतलब जो अपनी बुद्धि के द्वारा हर बड़ी से बड़ी परेशानी का हल भी निकाल लेता था। तो चतुर तेनाली जो है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ को आरंभ करने से पहले सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 27 निकालेंगे और हमारे साथ इसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे पता है? ताकि जब हम और आप साथ में पढ़ें तो आपका जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं वह भी दूर हो जाए, क्योंकि हम पढ़कर यहाँ से चले भी जाएंगे तब भी आप लोग इस पाठ को, इन शब्दों को जब भी पढ़ेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए आप बाकायदा इस वीडियो को साथ में चलाते जाइए, ताकि आपको जहाँ पर भी किसी शब्द को पढ़ने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप सुन लीजिए कि मैम ने उसको कैसे पढ़ा था, है ना। चित्र कथा, चित्र की कथा एक होती है कथा जिसमें सिर्फ साधारण रूप से पूरी कहानी लिख दी जाती है कि एक शेर था, है ना, एक चूहा था, शेर एक दिन अपनी गुफा में सोया हुआ था। तो वो होती है साधारण कथा जिसमें सिर्फ लाइनें लिखी होती, वाक्य लिखे होते हैं, तो वो होती है कथा। लेकिन एक होती है चित्र कथा, यानी कि चित्रों के द्वारा अपनी बात को कहना या अपनी कथा को कहना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ चित्र दिए हैं और उसमें जो भी व्यक्ति दिए हैं उनके जो संवाद है वो आपको वाक्यों के द्वारा दिए गए हैं बेटा, है ना। पता है चित्र कथा का सबसे अच्छा लाभ क्या होता है? चित्र कथा के द्वारा एक तो पढ़ने में हमारी रुचि जागृत होती है। अगर आपको सिंपली हम कोई पाठ देते हैं जिसमें सिर्फ वाक्य ही वाक्य लिखे होते हैं, है ना, कई बार आप लोग लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो पुस्तकें पढ़ने का मन भी होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, पुस्तक निकालते हैं और उसके ऊपर का चित्र देखते हैं कि वो पुस्तक इंटरेस्टिंग है या नहीं, उसमें कौन से कैरेक्टर दिए हैं। तो आप जब देखते हैं कि उसमें अगर कोई अच्छे वाले किरदार ऊपर छपे होते हैं या उनका पिक्चर बना होता है, तो आपके मन में ये इच्छा होती है कि मैं इस पुस्तक को अंदर से पढ़कर देखूं। अगर उस पुस्तक में अंदर कोई चित्र नहीं होता है तो आप लोग को वो पुस्तक बहुत बोरिंग लगती है, अरे इसमें तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जिन पुस्तकों में अंदर चित्र भी दिए होते हैं, जो जो कैरेक्टर उस पुस्तक में होते हैं या उस कहानी में होते हैं, अगर उनके चित्र भी दिए होते हैं तो आपको उस पुस्तक को पढ़ने में आनंद आता है। कई बार चित्र जो होते हैं बेटा वो हमारी जो पढ़ने की जिज्ञासा है उसको बढ़ा भी देते हैं। कुछ बच्चे जिनको प्रॉपर रीडिंग नहीं आती, जिनको अच्छे से वाक्य पढ़ना नहीं आता है, वो बच्चे भी चित्रों के द्वारा क्या करते हैं, कहानी को पढ़ सकते हैं।
है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, आपने अगर पुराने मंदिर वगैरह में गए हो तो वहाँ देखिएगा, वहाँ पर सब जो दीवारें होती थी उस पर चित्र बनाए हुए होते थे, है ना। चित्र बनाए होते थे तो उसमें क्या होता था, क्योंकि उस समय की लिपि तो हमको पढ़ना नहीं आती थी, वो कौन सी भाषा में लिखी, लेकिन उन चित्रों को देखकर आप ही अच्छे से समझ जाते थे कि वो जो मंदिर है वो कौन से देवता का है या वहाँ पर किसके बारे में बताया गया है। तो चित्र भी जो होते हैं हमारे भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम होते हैं। और चित्र कथा जो होती है उसमें कई बार कभी कभी तो हमें शब्द और वाक्य भी नहीं लिखना पड़ते हैं, आप एक के बाद एक चित्र को देखकर भी उस कथा को समझ सकते हैं। मान लीजिए, देखिए आप जब छोटी कक्षा में थे, है ना, LKG या UKG में थे, तो आपको टीचर कुछ चित्र दिखाती थी, एक के बाद एक गुफा बताती थी, फिर उसके बाद में दूसरा चित्र बताती थी वहाँ पर शेर का चित्र, फिर उसके सामने तीसरा चित्र रखती थी एक चूहे का, है ना, फिर चौथा चित्र आपके सामने रखती थी शेर के ऊपर चढ़ा हुआ चूहा, फिर उसके बाद एक और चित्र मैम आपको बताती थी जिसमें शेर चूहे को पकड़ के रखता है ना। फिर उसके अगला चित्र मैम एक कार्ड बताती जिसके अंदर क्या होता था कि शेर जो होता था वो एक जाल में बंधा हुआ होता था। तो उन चित्रों को देखकर मैम हमसे पूछती थी कि अच्छा बताओ इसमें क्या है था, बोलते थे मैम एक शेर है, मैम शेर गुफा में है। तीसरे चित्रों को देखकर मैम ये चूहा है। ये नहीं, आपको टीचर चित्र दिखाती जाती थी और आप उन चित्रों को ही देख देखकर स्वयं ही अपनी कहानी बनाने लग जाते थे और अंत तक आप वहां पहुंच जाते थे जो कहानी टीचर आपको सुनाना चाहती थी। तो अगर हम अपने बचपन में या अपनी छोटी वाली अवस्था में चित्रों के द्वारा कहानी समझ सकते हैं तो अब तो हमें पढ़ना भी आ गया है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी चित्र के साथ में वाक्य भी दिए गए हैं और इस प्रकार हमें एक पूरी की पूरी चित्र कथा दी गई है। बेटा आप ये चित्र कथा तेनाली के बारे में क्यों दी गई है, किसी और के बारे में क्यों नहीं दी गई है? ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत सरल सी बात बताते हैं। तेनालीराम जो था वो अपनी तेज बुद्धि के कारण एक तो प्रसिद्ध भी था और इसी वजह से वो जिस राजा के दरबार में नौकरी करते थे, अपने राजा का प्रिय मंत्री थे वो। उनके पास हर समस्या का अनोखा और सबसे अच्छा समाधान यानी हल या उपाय। जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें निकालना होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए, मतलब उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हर किसी के पास तो नहीं होती है बुद्धि इतनी तेज, और इतनी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में आपके आसपास हो ये भी संभव नहीं होता है। लेकिन कम से कम बुद्धिमान व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़कर या उनके किस्सों कहानियों को पढ़कर भी हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको तेनालीराम की कथा इसीलिए दी गई है कि आप उनकी अलग अलग कहानियों या अलग अलग किस्सों को पढ़कर थोड़ा सा ये जान जाए कि कभी जीवन में आपके सामने भी वैसी ही कोई परेशानी आ जाए तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे, है ना। पाठ को शुरू करने से पहले, चूँकि हमारे लिए ये पाठ नया है और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमारे सामने कुछ नई नई कठिनाइयाँ रोज आती हैं। उसी तरह जब हम अपनी पुस्तक के अभ्यास में भी आगे बढ़ते हैं तो नए पाठ के साथ में कुछ नए शब्द भी हमें पढ़ने को मिलते हैं और नई चीज़ हमेशा से मनुष्य को दिलचस्प लगने के साथ साथ कठिन भी लगती है। तो हम पहले इस पाठ के कुछ कठिन शब्द यहाँ लिख रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर सकते हैं अथवा अपनी रफ कॉपी या अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कठिन शब्द लिख रहे हैं। कठिन शब्द, ठीक है। कठिन शब्द में देखिए बेटा, पहला जो शब्द है वह हम लिखते हैं
बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान। फिर राजा का नाम भी थोड़ा सा हमारे लिए कठिन है, कृष्ण देव राय। मैम कितना बड़ा नाम है। हाँ, पहले के नाम बड़े होते थे, वो इसलिए क्योंकि पहले के लोग जब भी अपना या अपने बच्चों का नाम रखते थे तो वो हमेशा ध्यान रखते थे कि उसका कोई अर्थ या कोई अच्छा अर्थ होना चाहिए बेटा, है ना। तीसरा वाला शब्द है, देखिए आपके पास, समस्या, समस्या। चौथा शब्द है हमारे पास अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, यानी एब्सेंट, जिसे आप लोग कहते हैं ना, हम रोज जब अटेंडेंस लगाते हैं तो जो लोग उस दिन नहीं आते हैं उनकी अनुपस्थिति लग जाती है ना। इंग्लिश में आप लोग उसे कहते हैं एब्सेंट। अगला शब्द है ईर्ष्या, ई र श या, ईर्ष्या। हमने र का रैफ लगाया है बेटा। छठा शब्द है हमारा व्यर्थ, क्या है, व्यर्थ। सातवां वाला शब्द है हमारा आश्वासन, आश्वासन। आठवां शब्द आपके पास है नियुक्त, नियुक्त। इसके पश्चात 9 वाला अंक देखिए, सिक्के, सिक्के, ठीक है। 10वां शब्द है खर्च। आप लोग जो अपने पैसे करते हैं ना, स्पेंड, कोई सी चीज़ खरीदने के बदले में जो आप देते हैं उसे कहते हैं खर्च, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास 11 नंबर पर, देखिए, खरीदारी, खरीद। लेकिन अगर आपने कर लिया है तो खरीदारी हो जाता है। उसके पश्चात अगला शब्द है चुगली। वो जो आप दिन भर एक दूसरे की करते हैं ना, मैम के पास में आके, मैम इसने ये कर दिया, मैम इसने वो कर दिया, उसे हम लोग कहते हैं चुगली। अगला शब्द है मंत्री, मंत्री। 14 नंबर पर है आपका शब्द शर्त, शरत। और अंतिम शब्द है हमारा जागरूकता, क्या है, जागरूकता। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए बेटा, ये 15 शब्द जो हैं वह हमारे इस पाठ के हिसाब से थोड़े से कठिन है हमारे लिए। सभी छात्र इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और पुनः पुनः पढ़कर देखेंगे। चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चूंकि हमने अपने कठिन शब्द लिख लिए हैं और कठिन शब्दों को लिखने के बाद पाठ को पढ़ना आसान हो जाता है। आप लोग सही कहें, बड़े खुशनसीब हैं कि आप लोगों को चित्रकथा अपनी पाठ्य पुस्तक में देखने को और पढ़ने को मिल रही है बेटा। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय पुस्तकों में चित्रकथाओं का प्रकाशन कम होता था,
और हमें वो पुस्तकें बहुत आकर्षित करती थी जिसमें चित्र होते थे। तो उस समय क्या होता था कि किसी अन्य विषय की पुस्तकें बाहर से हमें लेना पड़ती थी, जिसको आप लोग कॉमिक्स कहते हैं। आजकल तो बच्चों में कॉमिक्स पढ़ने का शौक ही नहीं रह गया है, बच्चों को पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है, चित्र देख लेते हैं। तो ऐसा ही हमें भी होता था। तो हम लोग बाकायदा अपनी जो पैसे हमें मिलते थे ना त्योहारों पर या मम्मी पापा के द्वारा खुशी से दिए गए होते थे, उनको बचा कर रखते थे और फिर शॉप पर जाते थे और अपने उस बचाए हुए पैसे को खर्च करके वो जो ऐसे चित्र कथाएं वाली पुस्तक होती थी ना, वो हम लोग स्पेशल लेकर आते थे और पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि सिंपल वाली जो हमारी बुक होती थी, हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें तो सारे बस पाठ छपे होते थे। तो उसको पढ़ते पढ़ते क्या होता था, आपकी तरह हमारा मन भी उठने लग जाता था। तो वो जो बाहर पुस्तकें मिलती थी जिसमें चित्र होते थे, पहले हम लोग चाचा चौधरी और साबू की एक पुस्तक मिलती थी हमें, है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की कॉमिक्स मिलती थी और बड़े शौक से हम लोग 25 पैसे 50 पैसे, और कोई यदि पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत क्रेज में होती थी, तो उसके लिए 1 रुपया भी हमको चुकाना पड़ता था। और वो भी सिर्फ कितने के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के अंदर उस पुस्तक को पढ़कर हमें वापस देना पड़ता था। तो आप लोग वाकई में बहुत खुशनसीब है बेटा कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही कहानियाँ, कविताएं, चित्र कथाएं, इतनी सारे विभिन्न विभिन्न वैरायटी के भाषा की विधाएं पढ़ने को मिल जाती हैं, है ना। तो आज हम आपकी सबसे पसंदीदा वाला चित्र कथा वाला पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ अपनी पुस्तक खोलकर अपनी उंगली को उस वाक्य पर रखेंगे और हमारे साथ दोहराएंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले कथा को शुरू करने से पहले हमें उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती। देखिए, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सबसे बुद्धिमान, रेड कलर में लाल अक्षरों में देखिए एक शब्द दिया है बुद्धिमान, मंत्री तेनालीराम थे। सब दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या करना मतलब किसी से जलना, किसी के लिए अपने मन में बुराई रखना, है ना, किसी के अच्छे काम से अपने को बुरा लगना, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। तो वो जितने भी बाकी के दरबारी थे ना, तेनालीराम भी थे तो दरबारी ही, लेकिन दूसरे जो दरबारी थे, मंत्री थे, तो वो सब लोग क्या करते थे कि तेनालीराम से बहुत जलते थे, क्योंकि राजा उन सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा तेनाली को पसंद करते थे। एक दिन तेनालीराम की अनुपस्थिति में, लाल अक्षरों में देखिए क्या लिखा है, अनुपस्थिति में एक दरबारी महाराज के कान भरने लगा। क्या करने लगा? कान भरने लगा। बहुत सारी रुई ली, कपड़ा लिया और पता नहीं क्या क्या सामान लिया और कान के अंदर भरने लग गया। गलत। कान भरने का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बोलना या गलत बातें सुनाना। अब देखो उसने कान कैसे भरे, आपको चित्र दिख रहा है? ये देखो राजा कृष्णदेव राय बैठे हुए, मोटे से बढ़िया राजा बने, देखो मुकुट उकुट पहना हुआ है और सिंहासन पे बैठे हुए हैं ना। और फिर क्या हो रहा है, देखो एक सिपाही उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है और ये बाकी के जो दरबारी थे, मंत्री थे, वो लोग बैठे। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि तेनालीराम आए नहीं थे दरबार में, तो उन लोगों ने सोचा कि आज तेनालीराम नहीं आया है तो अपन क्या करते हैं, जाते हैं और उसकी बुराइयां राजा के सामने करके आते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, किसी दिन आपका दुश्मन या आपका जो सबसे जलनखोर वाला दोस्त है वो नहीं आता है, जिससे आपको बहुत बुराई होती है, उस दिन आप जाते, मैम कल उसने ऐसा किया था, वो ऐसा कर रहा था, आप नहीं थे तब उसने ऐसा ऐसा किया था। जब वो नहीं होता है तब आप लोग आके बोलते हैं, है ना, ताकि वो व्यक्ति आकर अपनी सफाई न दे सके। तो ऐसा ही दरबारी ने क्या किया, आप देखो वो क्या बोलता है। ये देखिए पीले बॉक्स में जो दरबारी ने अपने डायलॉग्स बोले थे वो दिए हैं। महाराज, आप व्यर्थ ही तेनालीराम को इतना महत्व देते हैं, उनसे कहीं अधिक बुद्धिमान मंत्री आपके दरबार में हैं। क्या बोला? महाराज, आपने कभी ध्यान से देखा ही नहीं,
आपके दरबार में और भी बुद्धिमान मंत्री हैं, आप तो ऐसे ही तेनालीराम को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। उसके अंदर कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है, कुछ इतनी अच्छाई है ही नहीं। राजा सुन रहे हैं। अब देखो कृष्णदेवराय, अब चूंकि किसी ने कुछ कहा है तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा राजा को। कृष्णदेवराय उसे आश्वासन देते हैं। आश्वासन लाल रंग में लिखा है, देखो आश्वासन का मतलब होता है कि उनकी बात का सही या थोड़ा अच्छा जवाब देना, कि सभी दरबारियों की परीक्षा ली जाएगी और जो भी स्वयं को तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान सिद्ध करेगा, लाल अक्षरों में देखिए, सिद्ध करेगा, उसे ही उसकी जगह नियुक्त कर दिया जाएगा। कृष्णदेवराय भी कोई ऐसे सिंपल नहीं थे, है ना, कि किसी ने कुछ कहा और उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, तुम सबको अगर ऐसा लगता है कि तुम लोग भी बुद्धिमान हो और मैं बुद्धिमान नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तेनालीराम है या मैं तुम लोग के साथ में भेदभाव करता हूँ, तो ठीक है, मैं एक शर्त रखता हूँ और जो भी उसको जीतेगा, जो ये साबित कर देगा कि तेनालीराम से ज़्यादा वो व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ठीक है, मैं तेनालीराम की जो पोस्ट है उसको नीचे कर दूंगा और तुम लोग को उसकी जगह दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब व्यक्ति क्या बोलते, ठीक है, तुम सबकी परीक्षा होगी, देखते हैं कौन तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान है। सभी बच्चे पेज पलटाएंगे। अगले पेज पर देखिए, आपको कुछ 3 चित्र दिए गए हैं बेटा। एक चित्र में राजा जो है वो क्या कर रहे हैं कि उन सभी को अपनी शर्त बता रहे हैं। दूसरे वाले चित्र में सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस बात को निभा रहे हैं, है ना। और तीसरे चित्र में देखिए उन्होंने क्या किया। अब हम आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। अगले दिन कृष्णदेवराय सभी मंत्रियों को सोने के 50-50 सिक्के देते हैं। कितने सिक्के देते हैं? 50 कॉइन्स ऑफ द गोल्ड, है ना। सोने के 50-50 सिक्के उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बांट दिए। 10 मंत्री थे, 10 को 50-50 सिक्के दिए सोने के। और क्या कहा, ये सिक्के आप लोगों को स्वयं पर खर्च करना है बस। अरे बाप रे, सोने के 50 सिक्के अगर मिल जाएं, और उनने शर्त क्या रखी, खुद के ऊपर खर्च करना है, मतलब आपको जितनी भी शॉपिंग करना है वो खुद के लिए करना है। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मम्मी अगर चारों बच्चों को दे दे कि ये लो 500-500 रुपये और बेटा इससे तुम सिर्फ अपने लिए कुछ भी सामान खरीदना, तो कितना अच्छा लगेगा ना सुन के। बट साथ में एक शर्त क्या रखी, शर्त यह है कि खर्च करने से पहले मेरी शक्ल देखनी होगी। ओह माय गॉड, कैसी शर्त है। मैं अगर दुकान पर सामान खरीदने गई हूँ, अपने लिए अगर साड़ी खरीदने गई हूँ और मम्मी ने शर्त रखी है कि साड़ी खरीदने से पहले मेरी सूरत देखना। अब मैं शॉप पे तो मम्मी को लेकर नहीं गई हूँ। दरबारियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 50 सोने के सिक्के तो मिले हैं खर्च करने को, लेकिन शर्त क्या है, आप भले अपने लिए कपड़े खरीदो, अपने लिए जो भी आपको खरीदना है, खाने पीने का जो भी चीज़ खरीदना है, लेकिन हर सामान को खरीदने से पहले आपको राजा की शक्ल देखनी होगी, उसके बाद आप उस सामान को खरीदोगे, है ना। एक तरफ तो अच्छी चीज़ है और उसके साथ में थोड़ी सी बुरी चीज़ भी है, शर्त। मंत्रीगण खुशी खुशी बाजार जाते हैं, परंतु बड़े खुश हो गए, अरे वाह चलो अपन तो खरीदारी करेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ खरीदने की सोचते हैं, महाराज का चेहरा देखने की शर्त याद करके वो कुछ नहीं खरीद पाते हैं। मंत्री गए बाजार में, अरे हमारे लिए ये दे दो, है ना, नया कुर्ता लेना है, चलो नया जूता लेना है। और दुकानदार से जब वो खरीदने जाते तो उनको शर्त याद आई, अरे अब महाराज को यहाँ कहाँ लेकर आए हम कि पहले महाराज की शक्ल देखें और फिर हम सामान लें। बेचारे वापस आ गए। अरे महाराज को कैसे देखो, देखो ये बेचारा मंत्री सामान लेने गया था लेकिन शर्त को याद करके टेंशन में आ गया। अब क्या करूं, महाराज को तो बाजार में ला नहीं सकता हूं कि बार बार उनकी सूरत देखो और अपने लिए सामान खरीदूं। अरे दूसरा मंत्री, महाराज तो महल में, मैं उनकी शक्ल कैसे देखूं,
मतलब मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकता। वो भी परेशान हो गया, दूसरा मंत्री भी। तो इधर तेनालीराम देखो कितना चतुर है। तेनालीराम भी बाजार जाते हैं और खूब खरीदारी करते हैं। इसका मतलब तेनालीराम को क्या शर्त याद नहीं थी, फिर भी उसने सामान खरीद लिया। अभी पता चलता है कैसे। आपके पास जो भी सबसे अच्छे कपड़े हैं वो दिखाएं। उसने देखो अपने लिए कपड़े खरीदे। फिर पेज पलटा लीजिए। अगले दिन सब लोगों को दरबार में उपस्थित होते हैं, सब लोग वापस आए। अब महाराज ने पूछा, तो बताइए आप सबने क्या क्या खरीदा। मंत्री क्या बोलते हैं बेचारे, देखो महाराज आप तो महल में थे, हम आपको कैसे देखते, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद पाए। कितना आश्चर्य, हाथ में 50 सोने के सिक्के और हम अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाए। अब क्या होता है देखिए। तेनालीराम को अनुपस्थित देखकर मंत्रीगण फिर से उनकी चुगली करते। चुगली मतलब फिर से महाराज को झूठी बातें बोलने लग जाते। क्या बोलते देखो, महाराज लगता है तेनालीराम ने भी कुछ नहीं खरीदा, इसलिए अभी तक आया ही नहीं। खुद ने कुछ नहीं खरीदा, वो चल गया, खुद की गलती आके बोल दी। तेनालीराम नहीं आया तो उसकी बात को उन्होंने क्या करा, नमक मिर्ची लगाकर बोल दिया महाराज को। महाराज भी सोच रहे कि अरे ये सब लोग आ गए, तेनालीराम क्यों नहीं आया। वेट करते हैं, तभी देखो तीसरा पिक्चर। तभी तेनालीराम नए कपड़े, नई पगड़ी, नए जूते पहने दरबार में आते हैं। थोड़ा सा इंतजार के बाद में देखते हैं कि तेनालीराम आ रहे हैं। उन्होंने नए कपड़े पहने हैं, सिर पे नई पगड़ी और पैरों में नए जूते भी हैं। और उनको देखते से फिर देखो महाराज ने क्या पूछा, देखो उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, तेनालीराम आपने क्या खरीदा। जैसे सब मंत्रियों से पूछा, तेनालीराम से भी पूछ लिया कि आपने क्या खरीदा। तेनालीराम क्या बोलता है, देखो उसके मुख से निकलता है, महाराज आप देख ही रहे हैं मुझे ऊपर से नीचे तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक मैंने सब नया ही पहना हुआ है, ये सब मैंने नया ही तो खरीदा है। अब मंत्री जो बाकी के लोग थे ना दरबारी, वो बड़े आश्चर्य से बोले, महाराज इन्होंने आपको बिना देखे खरीदारी कैसे कर ली। खुद के पास तो बुद्धि है नहीं, दूसरे ने अगर ऐसा कर लिया तो हमारे अंदर क्या होता है, जलन पैदा हो जाती है। मैं नहीं कर सका तो इसने कैसे कर लिया। मंत्रियों ने भी ऐसे बोला कि हम लोग तो आपकी शक्ल देखे बिना खरीद नहीं पाए, इसने तो आपकी शक्ल नहीं देखी, फिर इसने कैसे खरीद लिया। महाराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उनको तेनालीराम की बुद्धि पर क्या था, विश्वास था, है ना। महाराज थोड़ा क्रोधित होते हैं कि तेनालीराम ने शर्त पूरी नहीं की, क्योंकि महाराज भी तो महाराज है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाए। तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए तेनाली हमें बिना देखे सामान खरीदने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। क्या बोलते हैं। अब तेनालीराम जवाब देता है, हर सिक्के पर आपकी तस्वीर है, मैंने आपकी शक्ल देखकर सब सामान खरीदा। अरे ये कैसी बात हुई। हाँ बेटा, बहुत समय पहले जब हमारे यहाँ पर रुपया जो है वो सिक्कों के रूप में चलता था, तो वो जिस भी राजा के शासन काल में बनाया जाता था, चूँकि वो सोने या चांदी के होते थे, तो उन सिक्कों के ऊपर एक तरफ तो उस रुपए या पैसे की कीमत लिखी होती थी कि 1 या 2, और उसके दूसरी तरफ जहाँ आजकल आप लोग देखते हैं ना, अशोक स्तंभ का चित्र छपा होता है हमारे सिक्के पर, लेकिन पहले के सिक्कों पर उस समय के राजा की फोटो या पिक्चर या उसका चेहरा छपा होता था। देखिए दिख रहा है इनके हाथ में सिक्का। उसने क्या बोला, महाराज मुझे आपकी शक्ल देखने के लिए यहाँ आने की जरूरत क्या है, हर सिक्के के ऊपर तो आपकी फोटो बनी हुई थी, तो मैं बस उस फोटो को देखता था और सामान खरीद लेता था। अब तो महाराज को भी मानना पड़ा कि तेनालीराम बुद्धिमान है। शाबाश तेनाली, हमें आप पर गर्व है। क्या बोला उन्होंने,
हमें आप पर गर्व है ना। फिर महाराज, देखिए हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, महाराज खुश होकर तेनाली को गले लगा लेते। देखो गले लगा रहे हैं, दिखा आपको? हाँ। और दरबारियों को आदेश देते हैं, पनिशमेंट तो मिलेगी, शर्त पूरी नहीं हुई है, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान साबित कर रहे थे, आप करके बताओ। आदेश देते हैं कि सब अपने अपने सिक्के तेनालीराम को दे दें। क्यों दे दें? यह उनकी बुद्धिमानी का इनाम है। तो बेटा, किसी की बुराई करने से पहले, किसी से जलने या ईर्ष्या करने से पहले हमें अपनी बुद्धि और उसकी बुद्धि को ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तव में अगर किसी की तारीफ हो रही है तो उसके पास कुछ तो होगा ना, कुछ तो विशेषता होगी उसके अंदर। अब देखिए, सब दरबारियों को बहुत बुरा लग रहा था कि हमें अपने सिक्के तेनालीराम को देना पड़ रहे हैं, और तेनालीराम ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी दूसरों से ईर्ष्या करने से पहले हमें अपनी बुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा जब भी कोई समस्या आए या कोई टास्क मिलता है बेटा, तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका जो सॉल्यूशन है, जो उपाय है या जो उसका समाधान है, वो कैसा करें। एक तो हमारा उपाय सबसे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए और सबसे बेस्ट होना चाहिए। देखिए, सिक्के तो सभी मंत्रियों को मिले थे, है ना। राजा ने सभी को एक जैसे और एक बराबर सिक्के दिए थे, लेकिन किसी ने भी ये ध्यान ही नहीं दिया कि उन सिक्कों पर राजा की तस्वीर है। वो चाहते तो तुरंत उनको वहीं देखकर अपना पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन तेनालीराम ने ये चीज़ ध्यान रखी, यानी उसने अपनी बुद्धि को क्या करा, थोड़ा सा अलग वे में जाकर यूज़ किया। सबको एक जैसा ही काम दिया जाता है, कुछ बच्चों का काम बड़ी जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चों का नहीं होता है। क्यों? सबके पास इतना ही दिमाग है, सबके पास एक जैसा ही समय है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने दिमाग को डिफरेंट वे में ले जाकर यूज़ नहीं करते हैं। हम अपनी सोच को हमेशा उधर ही चलाते हैं जिधर सब लोग की सोच जाती है। जो लोग अपनी सोच को दूसरों की सोच से थोड़ा अलग लेकर सोचते हैं या काम करते हैं, वही लोग दुनिया में मिसाल बनते हैं, वही लोग दुनिया में कुछ अलग करके दिखाते हैं, है ना। तो तब तक आप लोग इन शब्दों को बेटा एक बार फिर से मिला लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे का कार्य बताते हैं। ठीक है बेटा, तो अगली बार हम लोग अपनी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न जो है वो आरंभ करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को ये कथा पसंद आई होगी। तो आज के लिए हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।